this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to start a third lecture of Chemical Reaction Engineering. In this lecture, we are going to discuss about the rate of reactions, different way of representing the rate of reaction and different factors influence the rate of reaction. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numericals, PDF, short notes, books and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting our time, let's get started with the lecture. So student, in the previous lecture we were discussed about the rate of reactions definition. Now we discuss the way of representing the rate of reactions. For that you have to consider a reaction that is R gives P. R is the reactant and the P is the product. For that case, we have to write the rate of reaction for both reactant and for the product. So it will be equal to each other. So in that case, we will write the rate of reaction, that is minus R is equal to Rp is equal to what was that? In the case of reactant, we represent negative sign before the expression, that is minus dCr upon dt is equal to dCp by dt. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हो गए हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है. ये Cr और Cp जो है, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा. अब कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट और वी हैव टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of number of moles. So let's write it. In the case of number of moles, we can write it as minus RR is equal to RP is equal to 1 upon V dNR upon dt is equal to 1 upon V dP upon dt. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन. अब हमारे पास डिफरेंट वे है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम के कंसीडर करते हुए. चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ बेस्ड अपॉन द रिएक्टिंग फ्लूइड. ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट टर्म जो प्रीवियस हमने एक्सप्रेशन लिया है वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग फ्लूइड के ही कंपैरिजन में लिखा है. लाइक वी हैव टू, हमने लिखा कैसे? माइनस आर ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिसअपियर. जितनी भी हमारा रिएक्टेंट था, जो मोल्स था रिएक्टेंट के ए के, वो डिसअपियर हो रहा है अपॉन वॉल्यूम इनटू टाइम. तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू टाइम. तो हमने क्या लिख लिया? मोल्स ऑफ ए डिसअपियर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू टाइम. तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाई वी डी एन ए अपॉन डी टी. तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया. रेट ऑफ रिएक्शन हो गया बेस्ड अपॉन द रिएक्टिंग फ्लूइड. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं बेस्ड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड. ठीक है, बेस्ड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड. इन दैट केस वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन एज, लेट्स कंसीडर द वेट ऑफ द सॉलिड विल बी W. ठीक है, हमने कंसीडर किया कि वेट ऑफ सॉलिड W है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर लिया? 1 अपॉन W dNi अपॉन dt. ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ W जो लिया वो हो गया वेट ऑफ सॉलिड, और जो हमारा रेट होगा बेस्ड अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं RI डैश से. ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा. नेक्स्ट हम थर्ड केस पे आते हैं, जो कि है बेस्ड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. इन दैट केस हमने सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या लिया? S से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं RI डबल डैश. ठीक है, तो RI डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन S dNi अपॉन dt. द नेक्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, लाइक बेस्ड अपॉन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ये था वेट ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के केस में. तो उस केस में हमारे पास
RI ट्रिपल डैश हो जाएगा और हमारा जो वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो होगा वो 1/VS dNI/dt हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हम केस कंसिडर करें जो कि होगा बेस्ड अपॉन द रिएक्टर वॉल्यूम पे। पूरा रिएक्टर वॉल्यूम पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहें, और इस केस में हमारा जो RI टू पावर 4 टाइम्स डैश इज इक्वल टू 1/VR dNI/dt। तो ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन था वो किसका था, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब आप ये नोटिस करिए कि सारे ही रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो टर्म है dNA/dt वो कॉमन है। ठीक है, dNI/dt कॉमन है, तो हमने उसको थोड़ा सेपरेट करके हमने इनके सबके बीच में एक कोरिलेशन निकाला। तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशन निकला वो ये है, दैट इज कि नंबर ऑफ मोल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू RIV इज इक्वल टू RI-W इज इक्वल टू RI-S इज इक्वल टू RI-VS इज इक्वल टू RI 4 टाइम्स डैश इंटू VR। तो ये हमारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत सिंपल सा ही आता है लेकिन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप ऑफ R के साथ कौन सा जो हमारा बेस्ड सॉलिड है या वॉल्यूम है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर सिंगल डैश के साथ हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड को इंटू करेंगे, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं डबल डैश की, तो वो क्या करेंगे, सॉलिड के एरिया ऑफ द सॉलिड के साथ इसको इंटू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान, ये टोटल इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट से। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहला जो फैक्टर होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, अब केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड में तो हम कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन को, लेकिन इन द केस ऑफ गैसेस वी कंसीडर pressure is the rate of influence the rate of reaction। ठीक है, in the case of gases we consider pressure। okay, तो नेक्स्ट फर्स्ट फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ द गैस, एंड द सेकंड फैक्टर होगा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो होगा टेम्परेचर, और थर्ड फैक्टर होगा वो होगा कैटलिस्ट। तो हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन का इफेक्ट और साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट, ये दोनों मैं आपको बताऊंगी। जो कैटलिस्ट वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन के केस में CRE2 में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगी जब हम CRE2 करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ द कंसंट्रेशन। ओके, तो एज आई हैव राइटेड डाउन और ऑलरेडी डिस्कस दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर reactant is term as a rate law, rate equation और rate expression। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि representation of the rate of reaction in terms of concentration of one or more reactant is called rate law, rate equation और rate equation expression। ठीक है, तो अब हम dependency देख लेते हैं किस तरीके से depend करता है, that is rate of reaction decreases with time as the concentration of reactant decreases। फिर से ध्यान दीजिए, the rate of reaction decreases with time as the concentration of reactant decreases। second case क्या है, the rate of reaction increases with when the reactant concentration is increases। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे सपोज हमने ले लिया है कि ये रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन कंसीडर किया जैसे A प्लस B गिव C प्लस D। तो स्मॉल ABCD जो है वो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और AB जो है वो रिएक्टेंट है और C और D जो है वो प्रोडक्ट है। तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में A के लिए, A रिएक्टेंट के लिए, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे -dCA/dt इज इक्वल टू K CA टू पावर X CB टू पावर Y। ठीक है, तो ये जो हमारा CA/CB है वो मोलर कंसंट्रेशन है, और X और Y जो है वो मे बी इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकता है और ना, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन से हम डायरेक्टली
देख के हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। सम टाइम इसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये जो x और y जो है ये एवरी टाइम जो a और b जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पहले मैं बता दूँ ये k जो है वही कहलाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारा रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स Cl4 CCl4 प्लस HCl, ठीक है। अब इसका रेट हम लिखना चाहें तो वो होगा K CHCl टू पावर 1, x की वैल्यू क्या है 1 इंटू Cl टू पावर 1/2, y की वैल्यू क्या है इस केस में, x की पावर क्या है 1, वैल्यू क्या है, और y की वैल्यू क्या है 1/2। अब आप इसकी इक्वेशन से देखिए कि इसकी भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन x और y की वैल्यू जो है वो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन को देख के रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन जो कि इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। छोटे छोटे टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में ही फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर हम बात करें, हम बार बार ये टर्म्स यूज़ करेंगे इसलिए मैं बेसिक से चल रही हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा, क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू K A टू पावर x B टू पावर y। तो यहाँ पे जो x और y जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितना सेंसिटिव है हमारा रेट कंसंट्रेशन के साथ, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा जो रेट है वो वेरी करता है कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो x और y को अगर हम सम करते हैं, x प्लस y को अगर हम सम करते हैं तो हमारा जो आ जाता है ओवरऑल ऑर्डर, वही कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर जैसे हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें x और y कितना है 1 प्लस 1/2। तो इस ऑर्डर x प्लस y करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा 1.5, ठीक है 1.5। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में है और इसका जो ऑर्डर है 1.5 है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट इक्वेशन को देख के बताती हूँ, एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लिखते हैं। नाउ वी डिस्कस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए हम फिर से इक्वेशंस लिखते हैं, लाइक a प्लस b c प्लस d। तो रेट एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा k a टू पावर x b टू पावर y। तो ऑर्डर हम लिख सकते हैं x प्लस y। तो सिंपली हम k को यहाँ पे अगर फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो वो हो जाएगा रेट अपॉन a टू पावर x b टू पावर y, ठीक है। तो इस केस में तो यूनिट क्या होगी, रेट की इक्वेशन क्या, तो यूनिट क्या होगी, रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन पर टाइम से, और ये जो टर्म है वो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू पावर n। तो सिंपली जो हमें k की वैल्यू मिलेगी वो होगी कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम, और ये जो n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, नोटिस करते हुए हम डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम k की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 0th ऑर्डर को रिएक्शन कंसीडर करें, इट मीन्स कि n की वैल्यू 0 होगी, उस केस में k की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, k की यूनिट होगी मोल्स पर सेकेंड, ठीक है, मोल्स पर सेकेंड। तो इस केस में 0th ऑर्डर के लिए k की वैल्यू जो रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है वो होगी मोल्स पर सेकेंड। अगर हम कंसीडर करते हैं n इज इक्वल टू 1, यहाँ n इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो इट मीन्स कि कंसंट्रेशन वाला सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग यूनिट बचेगी वो होगी 1 अपॉन सेकेंड, ठीक। अगर हम कंसीडर करते हैं n इज इक्वल टू 2, इन दैट केस में तो हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन मोल सेकेंड। तो ये हमारी जो होगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में हमने बताया। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बारे में होगी। अब हम बात करते हैं
एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, जो कि हम बहुत कंसीडर करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है और या तो फिर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, इट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रही है एक ही स्टेप में, ठीक है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस इन वन स्टेप। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रेट इन विच द रेट ऑफ इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड टू द स्टैचोमेट्री। जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल करके दिखाया था कि अगर जो x की पावर जो लिख रहे हैं हम, कंसंट्रेशन की पावर x और y लिख रहे हैं, अगर वो x और y जो स्टैचोमेट्री कोफिशिएंट से एग्जैक्ट इक्वल है, इस दैट केस में हम क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर हम नॉन एलिमेंट्री की बात करें तो व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद द स्टैचोमेट्री एंड द रेट, इन दैट केस वी से दैट दिस इज द नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। सो द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग प्लेस और टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। इन दैट केस वी से दैट दिस इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब स्पीसीज क्या हो सकती है? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो इस केस में अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस रिएक्शन है वो क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, मींस कि एक ही इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ये एलिमेंट्री ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री और साथ ही में हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू जीरो और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जबकि हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो इसकी वैल्यूज जो है जीरो और फ्रैक्शन में नहीं अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस था। और साथ ही में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो जो बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होती है, और साथ में अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शन में ही चेकआउट करते हैं। अब ये सारी बातें होगी हमारी कंसंट्रेशन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। Now come to the temperature dependency term for the rate equation, rate of reaction, that is for single phase reaction. Consider the single phase reaction, that is A plus B plus C plus D. In that case we can represent the rate as in terms with respect to the stoichiometry coefficient, that is minus RA upon A is equal to minus RB upon B is equal to RC upon C is equal to RD upon D। तो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट एक्सप्रेशन को, अब इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल कंसीडर करूं लाइक A plus 2B plus 3P, ठीक है। तो इस केस में स्टैचोमेट्री इसकी A की कितनी है, 1 है, और B की स्टैचोमेट्री कितनी है, 2 है। तो हम इस फॉर्मूले को पुट करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस RA अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस RB अपॉन 2। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो फंक्शन ऑफ किसके होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, साथ में ही कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म के होती है। लाइक हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, माइनस RA इज इक्वल टू KCA। तो अगर हम RI जो K है, जो टेम्परेचर, एक तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन किसका है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स करता है और कंपोजिशन पे, तो ठीक है। तो हमने जैसे रिप्रेजेंट कर लिया RI इज इक्वल टू K1 F2, F फंक्शन ऑफ F2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका, कंपोजिशन को। अब जो यहाँ पे K है, जो रेट कांस्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम आर्नियस इक्वेशन से। आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू K0 e टू पावर E अपॉन RT। तो ये हमारा आर्नियस इक्वेशन होती है। अगर हम इसको लॉगरिथमिक बोथ साइड पे हम लॉग को टेक प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ln K इज इक्वल टू ln K0 माइनस E अपॉन R और E अपॉन R 1 अपॉन T, ठीक है, RT मतलब E अपॉन RT। तो अगर हम इस इक्वेशन को आफ्टर लॉगरिथमिक टेकिंग प्लेस हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें स्ट्रेट लाइन से, क्या होते हैं mx प्लस c, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे सपोज हमारे उसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा y टर्म, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट,
ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये जो ई अपॉन आर जो होगा वो हमारा स्लोप हो जाएगा, और ग्राफ यानी एम एक्स जो टर्म है वो हमारा वन बाई टी हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब जो है अगर हम इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंसंट्रेशन को सेम रखें बट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, तब हमारा आर्नियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो होगा ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आर्नियस इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट पे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा बाय हार्ट। तो इसी चीज़ को अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कर दूं तो इस ग्राफ के हिसाब से क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन के लिए हमने ये ग्राफ कंपेयर कर दिया इक्वेशन को, तो ये हुआ हमारा ln K विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1 अपॉन T के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो सपोज हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आई, तो एट 200 पे ये स्ट्रेट लाइन है हमारा, सपोज यहाँ पे जो स्लोप आया, अगर हम E को यानी कि E को मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को आर्नियस इक्वेशन एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम हाई रखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो कि हमें रिएक्शन को टेक प्लेस करने में इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम हाई रखते हैं तो हमारा जो ग्राफ लाइन स्ट्रेट लाइन होता है वो मोर टुवर्ड्स दी 90 डिग्री टेंस होता है, मतलब ज़्यादा टीपर होता है। अगर हम लो E रखते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है बहुत ब्रॉड आती है इस केस में, ठीक है, हाई और ई के केस में। तो ये बहुत सारी इसमें टर्म एंड कंडीशन है, सिचुएशन होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है कि कब टेम्परेचर ई की वैल्यू हाई रखने पे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट करता है, क्या और लो रखने पे क्या टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और साथ में ही ये जितना भी अभी मैंने बताया उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बढ़ाऊंगी आपको। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा कुछ मोटिवेशन फील हो और मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।